भट्ट साहब 1971 में सानहा मशरकी पाकिस्तान के बाद 3 जमातें तवील अरसा तक यानी 50 सालों में सबसे ज़्यादा हुक्मरानी का अरसा 3 जमातों ने हासिल किया है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फ़ौज यानी इस्टेब्लिशमेंट, ये तीनों क्लासेस ने मिलकर 50 साल तक इस मुल्क में हुक्मरानी की है। और बीच में कोई 44 महीनों के लिए इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए थे। तो उन्होंने तो जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि उन्होंने तो 3.5 साल में मुल्क की ऐसी तई फेरी जितनी कि 47 साल में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के तई नहीं फेर सके थे। बहरहाल इक़्तिदार का तवील अरसा जो है वो आप 2 जमातों ने गुजारा है और आप इस मौजूदा बहरान की जिम्मेदारी से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आप 100 कहें कि आपने एटम बम बनाया, आप 100 कहें आपने मोटरवेज बनाई, आप 100 कहें कि आपने दूध और शहर की नहरें बहाई होंगी, तमीरी तरक्की के काम किए होंगे, पुल बनाए, अंडरपास बनाए, सड़कें बनाई, सब कुछ किया। लेकिन इस वक्त कौम जिस ज़िल्लत और रुसवाई के गड्ढे के अंदर गिरी हुई है उसके भी आप जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे आप? स्टोरियाँ नहीं सुनानी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, सीधी सीधी बात करनी है। भट्ट साहब थैंक यू वेरी मच। देखिए बहुत शुक्रिया आपने बर्निंग इश्यू पे हमें दावत दी है। मैं बसीयत एक पार्टी अहदेदार भी और बसीयत एक पाकिस्तानी होने के भी ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो फैक्ट्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूं और आवाम का जो दुख दर्द है उनको भी हम बताएं कि हमने क्या किया और क्या हमारी प्लान है और इस वक्त इनके साथ क्या हो रहा है। ये तीनों बातें इसमें इंशाल्लाह शामिल होंगी। और सब इसमें कोई शक नहीं है जो आप कह रहे हैं कि 50 ईयर से ये तीनों पार्टीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इक़्तिदार में हैं। जो हमने डिलीवर किया इससे पहले, जो अपने बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर किया, पोर्ट्स बनाए, स्कूल, हेल्थ फैसिलिटी, जो कुछ भी दिया वो एक एज ए नेशनल लेवल पे जो एक गवर्नमेंटों को गुड गवर्नेंस के लिए करना पड़ता था वो है। लेकिन ये जो इस दफ़ा जो बजट आया है, अब लोगों की अपनी जो सोच है ना हमारी, वो नेशनल से कम होके पर्सनल आ गई है। उसकी वजह मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर जो हमारे यूटिलिटी बिल्स पे जो टैक्सेस ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि वजह ये थी कि हम अभी तक IMF के हसार से बाहर नहीं निकल सके थे। और ये भी मैं आपके सामने ये बात हकीकत है, आप सब जानते हैं कि अगर हम IMF के साथ पहले उनके साथ इस तरह की चीटिंग ना करते जो साबका हुकूमत ने की है, तो अब ना हम ग्रे लिस्ट में जाते, ना हम डिफ़ॉल्ट में ना जाते और ना हमें IMF का ये सहारा लेके बजट खसारा पूरा करने के लिए फिर उनको जाके फिर करना पड़ता। 2-3 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने IMF के बगैर भी बजट बना के मैं दिया, लोगों को बड़ा रिलीफ दिया। लेकिन इस दफ़ा जो है मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि मजबूरन, जिस तरह CM हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बस से मजबूरी हमें इस दफ़ा फिर शायद ये हमारा आखिरी बजट हो कि IMF के पास हमें जाना पड़ रहा है। और जब हम किसी गुलाम मुल्क किसी के पास जाते हैं मदद लेने के लिए, मुल्क चलाने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो सारा बात है वो अपनी फिर शराइत भी बनाता है। जब वो कर्जे देता है उनके अपने हिडन इंटरेस्ट भी होते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने पैसे वापस भी लेने हैं और किस रेशियो से मैंने इनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनको फोर्स भी करना है। तो सर ये सारा इम्प्लीमेंट, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम चूँकि दूसरों के ऊपर इंसार कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमने हमारा इंसार बहुत कम हो गया था जो ज़री मुल्क था, तो इसलिए सर हमें ये टैक्स लगा कर वो हमें आम आदमी के ऊपर जो बोझ बढ़ गया। थोड़ा सा मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा, जो मेरी तवक्कुआत थी या मैं जो समझता था या मैं भी समझता हूँ कि हमें आवाम को जो छोटा गरीब तबका है उसकी बहबूद के लिए, उसकी फलाह के लिए हमें जो जिस तरह आप याद कर रहे थे गैस और बिजली, ये दैट इज़ द बेसिक नीड। जिस तरह खाना एक बेसिक नीड है जी, इस तरह आपकी बिजली एनर्जी जो है वो एक बेसिक नीड है सर।
उसमें जो हमारी तवक्कात थी कि जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिलीफ दे सकेंगे, तो शायद वो उस बजट में नहीं दे सके। इसीलिए मरकज़ में तो वो टैक्सेशन निज़ाम ज़्यादा आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मैं बादशाह साहब ज़रूर कहूँगा कि पंजाब हुकूमत ने थोड़ा सा, मरियम साहबा ने ये ज़रूर किया है कि उन्होंने कहा जी कि हम अपने चूँकि हम खुद मुख्तार भी हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, 18वीं तरमीम 18वीं के तरमीम के बाद हम सूबों के पास अपने सूबे को, अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए हम उनको सस्ती बिजली अल्टरनेट में दे सकते हैं, हम सोलर दे सकते हैं, उनको फ्री दे सकते हैं। वो अच्छा इकदाम है मरियम नवाज साहब का, उस पर हम बात करते हैं। हम उस पे उनको देने के लिए हमने ये दे दिया। जहाँ तक सर ये एक चीज़ मैं ज़रूर आपके ज़रूर में कहूँगा कि जब तक पूरी कौम, मैं ये बस ये कौम की बात कर रहा हूँ कि पूरी कौम को अब सोचना पड़ेगा कि हमें भी अब थोड़ा सा अपनी इम्पोर्ट्स के ऊपर कदगन लगानी पड़ेगी। ये जो हम एडिबल ऑयल से लेके और जो हम बेशुमार चीज़ें ऐसी इंपोर्ट करके अपना मुल्क का ज़र मुबादला ज़ाया कर रहे हैं। और अच्छा भट्ट साहब, इस पर हम आएंगे, हम कर लेंगे। देखें, हम भट्ट साहब अगर अपनी इंपोर्ट को सिफर भी कर लें, उसके बावजूद आपकी जमात ने और मैडम की जमात ने जो IPP के साथ मुआहदे किए हुए हैं, उनका शिकंजा इतना बड़ा है कि बिजली की एक पाई कीमत कम नहीं हो सकती। मैडम, आप बताइए कि आप और नून लीग ही 50 सालों में दाएं बाएं आगे पीछे होते रहे हैं ना? जी हाँ। तो आप इस जिम्मेदारी से, इस आवाम को इस जहन्नम में धकेलने की जिम्मेदारी से तो आप मुबर्रा नहीं हो सकती आपकी जमात। असल में ये कि अब इस टाइम पे मुस्लिम लीग ने बेड़ा उठाया है, तो फिर मैं समझती हूँ कि इस टाइम पे परफॉर्मेंस इनके लिए भी एक इम्तिहान है और बाकी जमातों के लिए भी एक इम्तिहान है कि इन्होंने अब देखना है कि इनकी फ़हम फरासत, ठीक है, तजर्बा भी है इनके पास, लेकिन एक पॉइंट मैं उठाऊँगी कि जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं उनके साथ जो मुआहदे किए गए हैं इनके हमारे हुकूमती सतह पर, इसमें इनके जो कमीशन मौजूद हैं कुछ लोगों के, जिनके मैं कुछ के नाम लूंगी और कुछ के नहीं, तो उसमें मैडम ये है कमीशन कि से तो बात अब आगे निकल गई है ना, अब तो हो चुके हैं। उसमें कमीशन को छोड़ें, इसके जिम्मेदार आप हैं, कमीशन तो की बात नहीं है। ये किसने किए मुआहदे? बिल्कुल ये नून लीग ने और आपकी हुकूमत ने किए। बिल्कुल, लेकिन उससे ये है कि अब आउट ऑफ कंट्रोल कंट्री जिस सूरत हाल में चला गया है बेसिकली, उसमें से अब देखना है कि किस तरह से इम्तिहान है सारा और कैसे हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, जो कि मुस्लिम लीग के लिए काफी बड़ा नहीं, मुस्लिम लीग के लिए क्यों? चैलेंज आपकी जमात शामिल नहीं है इसमें? हमारे पास इस टाइम पे ऐसे इख्तियारात बिल्कुल भी मौजूद नहीं है कि हम कोई स्टेप्स खुद से ले सकें। अब ये भी देखिए ना कि जो ये मरियम साहिबा और नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का जाविया है वो इस तरह से है कि वो खुद से अकेले अपने डिसीजंस लेते हैं, उसमें कोई और लोग बजट जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पास किया है उसमें आप शामिल नहीं है उसको अंगूठा लगाने में। पंजाब में जो बजट पास हुआ है, देखें, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ अंगूठे नहीं लगाए, 5 उंगलियां भी लगाई हैं उस ये पर। अब एक यानी इतनी ताबेदारी से आपने बजट पास करवाए हैं और अब आप कह रही हैं कि जनाब हमारा कोई तलक नहीं है। मजबूरी है कि अब हम उस चीज को हुकूमत के मजबूरी सामने ये है कि आप इक़्तिदार के बुले लूट रही हैं, तो ये मजबूरी है ना आपकी मजबूरी कि आप शरीक इक़्तिदार हैं नून लीग के साथ। इस वक्त नहीं इक़्तिदार हमारे पास उस तरह से नहीं है कि परफॉर्मेंस हम अपनी वाज़िया तौर से पेश कर सकें, लेकिन अब ये हमारी मजबूरी है, जाहिर है कि कंट्री को चलाना है, प्रोसेस को नहीं रोक सकते ना। 15 साल से आप बिला शिरकत गैरे सिंध में आपकी पार्टी हुक्मरान है और पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे बुरी हालत जिस सूबे की है वो सूबा सिंध है। आपकी कारकर्दगी तो वहां पर नजर आ रही है। परफॉर्मेंस का मौका जब मिलेगा तो फिर 15 साल से आपकी पार्टी वहां पर हुक्मरान है, फिर भी मुल्क के मतलब 15 साल और चाहती हैं आप, बर्बाद करना चाहती हैं। मुल्क की सूरत हाल तो चल रही थी ना, अब ये जो सूरत हाल है ये कंट्री पे ज्यादा थोड़े से मैं कहना नहीं चाहती एज ए राइटर कि अब ये लम्हा फिक्रिया की जानिब हमारा हर मिनट है और इसके लिए हम लोग परेशान भी हैं, हर जमात भी परेशान है और पब्लिक भी अपने अपने तौर पर, सब लोग ही अपने अपने एंड पर। लेकिन ये कि इसका हल अभी फौरी तौर पर कुछ भी ऐसा समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। मैं ये अपने हवाले से कहती हूँ कि शरह सूद को अगर हम थोड़ा सा तवज्जो में लाएं कि इसमें हमें कोई वर्किंग करनी है, कुछ इफेक्ट्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें किया जाए। लेकिन अब ये देखें ना कि हमारा मसला क्या कि वज़ीर ख़जाना भी हमारा बैंकर है और हमारा अकाउंटेंट नायब वज़ीर ये जो है इसहाक डार साहब, तो ये तो बैंक्स को ही सपोर्ट करेंगे ना अपना, कि जो है टैक्स की फॉर्म में बैंक्स को इंटरनली प्रोवाइड कर दिया जाए। तो थोड़ा सा अगर ये कंट्री के बारे में सोचें बैंक्स के सिस्टम की बजाय, एक बैंकर देखें बैंक की तरफ ही जाता है। हम पाकिस्तान को इस मकाम तक, पाकिस्तान की मईशत को तबाहली के मकाम तक
और इस बजट को अवाम कुश बजट बनाने वाली जो दो जमातें हैं उनके नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। सहर नदीम साहिबा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा हैं और शाहिद महमूद भट्ट साहब नून लीग के नुमाइंदे हैं। शाहिद महमूद साहब, बजट की तो बात हो गई, IPPs के साथ मुआहदों की भी बात हो गई, और मैं जब इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो पता ये चला है कि IPPs में जो 11 पावर प्लांट हैं वो फर्नेस ऑयल पर चल रहे हैं और फी यूनिट जो उनको कॉस्ट पड़ रही है बिजली पैदा करने की वो 48 रुपये है पर यूनिट। और उनके साथ जो हमारे मुआहदे हैं वो 2035 और 2036 तक हैं। इसका मतलब ये है कि ये खून चूसने वाली जोंकें 2035 और 2036 तक हमारे अवाम के जिस्मों के साथ चिमटी रहेंगी और 2000 अरब रुपए से ज़्यादा हमें इनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में देने पड़ रहे हैं और हम देते रहेंगे। भट्ट साहब, ये जो बजट है, हर बजट में कोई ना कोई पॉलिसी होती है, कोई ना कोई अहदाफ होते हैं, कोई ना कोई हिकमत अमली होती है उन अहदाफ को हासिल करने की, और फिर उन नताइज को देखा जाता है कि वो किस तरह हासिल किए जाएंगे। मौजूदा बजट में तो हमें ना तो कोई हदफ नज़र आ रहा है, ना कोई पॉलिसी नज़र आ रही है, ना कोई हिकमत अमली नज़र आ रही है। सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है कि अंधाधुंध जो IMF ने कहा है वो इम्प्लीमेंट करते जाओ। और आपको पता है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा 3500 यानी 3.5 ट्रिलियन रुपए के अजाफी टैक्सेशन की गई है, यानी 3500 अरब रुपया पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हमने टैक्स की सूरत में आवाम से वसूल करना है। जबकि कोई हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है कि एग्रीकल्चर में बेहतरी कैसे लानी है, हमारी कोई सनती पॉलिसी नहीं है कि सनत को किस तरह बेहतर बनाना है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है कि हमने अपनी यूथ को एम्पावर करने के लिए, उनको रोज़गार फराहम करने के लिए क्या करना है। कोई मईशत को फैलाने के लिए, मईशत को आगे बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। उसके बावजूद 3500 अरब रुपए की वसूलियों का हदफ, जो अजाफी वसूलियों का हदफ मुकर्रर करना, ये हमाकत या बेवकूफ़ी नहीं, ये पागलपन नहीं है आपके अजीम लीडर का, शहबाज शरीफ साहब का। ये पागलपन है ना कि मईशत में है ही कुछ नहीं, टैक्स बेस आप बढ़ा नहीं रहे, और जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं मेरे जैसे सरकारी मुलाजम, उनकी गर्दन पे आपने अंगूठा रखा हुआ है, टैक्स बढ़ा रहे हैं उन पे। बस सब इस पर कोई शक नहीं है। देखिए, मुल्क तो टैक्स के ऊपर ही चलते हैं, लेकिन टैक्स के इवज लोग फिर मांगते भी हैं कि हमें रिलीफ क्या मिला, जो बात आप कर रहे थे। टैक्स देना हमारा कौमी फरीज़ा है और सबको देना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ मैं फिर एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे फिर वो चीज़ भी मिले, मुझे वो फैसिलिटी भी मिले कि मैंने टैक्स दिया है तो मुझे हेल्थ में क्या मिला, मुझे एजुकेशन में क्या मिला, मुझे बाकी सेक्टर्स में क्या फैसिलिटी जो है मिली है। मैं आपकी बात से ये ज़रूर एग्री करूँगा कि जब तक हम अपनी खुद इन्हिसारी पर नहीं आएंगे और जब तक हम खुद अपने घर से अपना इकोनॉमिस्ट मुआशियत लेके नहीं आएंगे, हालात हमारे कभी भी डायरेक्शन उस वाले पे नहीं आएंगे जिसकी हम फोरकास्टिंग करते हैं ये होना चाहिए। देखिए, जब हम किसी जो बंदा एक बाहर से आता है सर, उसको कोई पता नहीं होता कि यहाँ फैक्ट्स क्या है, ऑन द ग्राउंड क्या है। हमें पता है रूट्स लेवल पे क्या है, लोगों की इनकम क्या है, लोगों के सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमने क्या उन यूथ के लिए करने हैं, हमने क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है। वो जो बाहर से हमारे नुमाइंदे आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमने ये आपको पैसे दिए हैं, हमने ये आपको पैसे दे के विद मार्कअप ये इस तरीके से वापस लेने हैं। सर, वो गरीब आदमी का तो वो तस्वर भी नहीं करते। मैं इस बात में एग्री, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी, अब देखें, हमारी रूरल एरिया है सारा, मोर देन 60-70% लोग जो है पॉपुलेशन वो देहातों की है।
उनको इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये समझता था कि इस बजट में IMF की जो शराइत हैं बड़ी कड़ी हैं, और इसीलिए बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी कोशिश है कि जिस तरह वो पूरी दुनिया में आप भागने लगने हैं कि भाई आए हमारे मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट करें, आए यहाँ आके इंडस्ट्री लगाएं, आए यहाँ आके रिफाइनरी लगाएं, ये तेल की प्राइसेस जो डेली बढ़ती हैं जो भी होता है, आए हमें इसमें रिलीफ दें, आए हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। तो सर ये एक साल तो ये तो कड़वा घोंट जो है ना जी इस बजट का, वो तो आवाम को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके अजीम लीडर ये शहबाज शरीफ साहब की मेहनत है कि वो अपनी इस दौरों से कितना बाहर से सरमाया लेके आते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करा लेते हैं ताकि हम लोगों को सहारा दे सकें। भाई साहब मैं यही चीज़ बाहर करता हूँ, जैसे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब ये टैक्स हम दे रहे हैं तो कल ही अभी आपको पता है CM सभा गुजरांवाले गए हैं, बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को उन्होंने फिर रफ्तार कर दिया, लोगों को फैसिलिटी देने के लिए 4-5 उन्होंने मंसूबों का ऐलान भी कर दिया। इसी तरह वो पूरे पंजाब में भी कह रही, इसका असर पड़ेगा, रिलीफ मिलेगा आपको थोड़े अरसे के बाद। टैक्स जो है वो फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट हो गया, जाहिर बात है 1 जुलाई के बाद इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बैंक से पैसे निकलवाएंगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा, रेट आपके बढ़ गए हैं वो उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन जब आप रिलीफ लेते हैं तो वो उसी दिन नहीं मिलता, रिलीफ के लिए टाइम लगता है, इसमें पाशा साहब कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बात ये होती है कि आपकी नीयत कैसी है, क्या आप इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं या उसी दलदल में रख के अपना काम निकालना चाहते हैं। पाशा साहब मैं दावे से कहता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस दफ़ा। इट इज़ द लॉस्ट चांस फॉर द ऑल पोलिटिकल पार्टीज। ये जितनी हम जमातें बैठे हुए हैं ना हुकूमत में इस वक्त, ये उनके लिए आखिरी मौका है कि क्या वो मुल्क के लिए डिलीवर कर सकती हैं। सही है। मैं तो इस हक में हूँ सर कि सारी जमातें जब एक पेज पे हैं और हुकूमत के साथ हैं फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वो क्यों नहीं मुआहदों को ख़त्म करते। मैं तो इस हक में भी हूँ। बहुत खूबसूरत आपने मैं तो ये बात कहता हूँ इस बात पे भी कि वो जो बोझ है आपने गलत अगर इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो उसको ख़त्म रिवाइज करा ले। कुछ ज़रूरी है कि आपने 36 तक आपने वो बंद पड़े IPPs को पैसे देने हैं। तो या उसका दूसरा हल ये है सर, रीनेगोशिएट करें, उनसे रीनेगोशिएशन करें, और करना चाहिए। वो एक पावर स्टेशन बंद पड़ा है, हम उसको पैसे दे रहे हैं, भाई क्यों दे रहे हैं? ये कौन सा कारोबार है? दुनिया का बहुत कारोबार है, आप कारोबार भी नहीं करें, सप्लाई किए बगैर पैसे भी आप ले रहे हैं। तो ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी ही इनको लेके आने वाली है। जाहिर बात है जब जरदारी बेनज़ीर की हुकूमत आबाद की आई थी उस वक्त ही IPPs आए थे, सबसे पहले वो लेके रेंटल पावर स्टेशन जो आप कहते हो तो ये लेके आए भाई। अब उनको हमने भी कंटिन्यू किया, अब ये भी हुकूमत में, हम भी हुकूमत में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में है, अपोजिशन भी इसमें हिस्सा डालेगी तो डालना चाहिए, इनके साथ नेगोशिएशन करना चाहिए, ये बोझ अवाम का ख़त्म कर दिए। दूसरी बात साहब मुझे अफसोस इस बात पे आता है, हमारे पॉलिसी मेकर्स पे जो बात आप कर रहे थे, जब तबेला डैम बना था हमें छोटे छोटे बच्चे थे, तो मेरे भाई भी इंजीनियर थे, वहाँ रहते थे, उनका भी डैम बनाने में हिस्सा है। तो हमें उस वक्त बचपन में हम सुनते थे जी यहाँ इतनी बिजली हमने पैदा करनी है कि हमने एक्सपोर्ट करनी है, पानी से हमने वो तबेला डैम बना। आज मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ही हुकूमत में हैं कि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को उस तरफ क्यों नहीं लेके गए। ये भी मैं अपनी हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि हमें बिजली का सोर्स, जो हमारे पास पानी भी है, बेशुमार हम बिजली से पानी जो पैदा कर सकते हैं, हमारी जितनी कैनाल्स हैं सर इसके ऊपर भी हमें अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं। नदी पर पावर स्टेशन हमारा जो था उसमें क्या करते थे हम, वहाँ बिजली पैदा करते हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए एनर्जी जो है सबसे इस वक्त सर जो एटम बम बना हुआ है ना अवाम के लिए, वो मैं मज़ीद ये कहना चाहता हूँ कि वो बिजली का और पेट्रोल का ही है। इसमें अब शहबाज शरीफ साहब का इम्तहान है, वो अपनी पूरी टीम को ये कह रही है ना कि हमें पता नहीं, या किसी, हर पार्टियों को पता है, हर पार्टी उस बजट बनाने में शामिल है और सबकी कन्वेंस के साथ, सबकी मुशावरत के साथ उंगलियां लगाई बजट पास हुआ है। इसमें कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम इसमें नहीं, हाँ आईनी ओहदे भी इनके पास है, हम आगे लगे हुए हैं, ये एक टीम वर्क है, हमने इस मुल्क को बहरान से निकालना है। ये अकेले शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है
कि हमारे ऊपर ये ब्लेम आएगा जी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी या नवाज शरीफ की हुकूमत है। नहीं, ये हुकूमत इस वक्त कोलिशन हुकूमत है पाशा साहब। सही है। सो वी हैव टू डिलीवर, हम सबको मिलकर इस मुल्क अदरवाइज को, अवाम जो है बोटियां नोच लेंगे आप। अवाम सर हकीकत में मैं तो हमेशा अवाम की नुमाइंदगी करता हूँ और मुझे करनी भी चाहिए। अवाम की जो एक्सपेक्टेशन है सर वो यही है। अब हमने अवाम को जो सोचा वो ये सोच रहे हैं कि जी अगर हमें ये पंजाब हुकूमत ये छोटे छोटे जो लोन दे रही है फ्री ऑफ इंटरेस्ट वो बचा सकती है। मसलन वो किसान कार्ड हम बना के दे रहे हैं, हम उनको सोलर के लिए दे रहे हैं, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं ताकि यार उनको वो रिलीफ मिल जाए, ताकि जो उनकी पहले क्रॉप गंदम की अच्छी हुई लेकिन रेट नहीं मिल सका, तो अब उनको वो जो है हम बगैर मार्कअप कंपनसेट कर दें। तो ये चीज़ें हैं जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री में भी इन्होंने ये एक तजवीज़ दी हुई है, बल्कि इम्प्लीमेंट भी कर दिया है कि उनका भी जो इंडस्ट्रियल रेट है उसका जो रेट जो है वो कम कर दें। न्यू इंडस्ट्री के लिए सर इन्होंने ये किया है कि नई जो है ना स्मार्ट स्टेट्स और भी वो लाने लगे हैं ताकि लोग जो है वो कारोबार की तरफ आएँ। असल में टैक्स उस वक्त ही आता है पाशा साहब जब आप कारोबार करेंगे। जब हम कारोबार के लिए उनको फैसिलिटी नहीं देते, हम उनको गैस बिजली इस लेवल की देते हैं कि वो इंटरनेशनली मुकाबला नहीं कर सकता अपने कंपटीटर के साथ जो उसने एक्सपोर्ट करनी होती है। जो चीज़ उसने बाहर भेजनी होती है वो उसको हम उनके मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में आप एनर्जी देंगे तो फिर वो प्रोडक्ट जो है अपनी प्रोडक्ट देगा। तो ये भी हमारी हुकूमत की अब तरजीह इसमें शामिल है। इस बजट में ही हमने उन लोगों को फैसिलिटेट करना है ताकि वो सन्नत चलेगी। तो यूथ जो फारग बैठी हुई है उसको जो है हमने उसमें इन्वॉल्व करना है। टैप्टा भी मैं ये करने लगा हूँ, टैप्टा के पीछे पड़े हुए हैं। आपने स्किल्ड लेबर पैदा करनी है। स्किल्ड लेबर के बगैर इस मुल्क में अब आगे काम चल नहीं सकता। लेकिन जितनी कौमों ने अब तरक्की की है वो स्किल्ड की वजह से गई है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी जो बच्चे फारग बैठे हुए हैं वो डिप्लोमेज लें, वो ट्रेनिंग लें, वहाँ से वो अपना जो है ना कारोबार करें। पाशा साहब एक मैसेज मैं ये भी इस चैनल से जरिए देना चाहता हूँ। हम लोग डिग्रियाँ लेने के बाद ना घर बैठ जाते हैं कि हमें गवर्नमेंट जो है नौकरी देगी, इसलिए वो गवर्नमेंट की नौकरी करते करते सोचते सोचते वो उनका टाइम गुजर जाता है। आई हैव विजिटेड सो मैनी कंट्रीज, मैंने वहाँ देखे हैं। इवन मैंने मतलब इंडिया की मिसाल देता हूँ, वो लोग कहते हैं जी हम एजुकेशन हासिल करते हैं जस्ट टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, लेकिन हम अपना खुद कारोबार करते हैं। हमें भी अब यूथ को इस तरफ लाना होगा कि वो अपना बिजनेस करें, वो स्किल्ड लें, वो अपना जो है ना कारोबार करें। कोई इस घर में अब ये नहीं हो सकता एक मर्द कमाने वाला हो और साथ 10 खाने वाले हो, मुमकिन ही नहीं। बांग्लादेश की मिसाल देख लें, वो लोग हमसे कैसे आगे निकले। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मुल्क में हमारे माशरे के ऊपर बोझ है। IPPs की आपने बात की, मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हाकिमियों को गरीबों को देना चाहिए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें जो लोग ऐसे लोग ले रहे हैं जिनकी लाखों की आमदन है, उनके नाम उन्होंने डाल दिए हैं, उनको भी निकाल लें, हम उसकी इंडस्ट्री लगा लें। और उन्हीं सर उतने अरबों की 1 अरब की एक फैक्ट्री लगाएं तो आप 36 जिलों में कितनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। बांग्लादेश में देखें ख़वातीन वहाँ कितनी काम कर रही हैं। हमारी ये जो चीज़ें हैं, ख़वातीन जो हैं अगर उनको हम फैसिलिटी दें, इन्वायरमेंट दें, वही पैसा, मैं ये कहता हूँ अगर उनकी वेजेस बाहर 1000 है, फैक्ट्री में उनको 2000 दें ताकि वो काम भी करें, ख़वातीन भी करें, बच्चे भी काम करें, प्रोडक्टिविटी आपके मुल्क की बढ़े, वो यानी खैरात पर न लगे, खैरात पर न लगे। सर ये मैं ज़रूर कहूँगा